हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 11th लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो पिछली बार मैंने कंक्लूड किया था तो लेक्चर अधूरा ही रहा था। तो उसी लेक्चर को आज कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ेंगे रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। तो रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट के बारे में देखिए, सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहूँगा इस थ्योरी को डिस्कस करने से पहले, ठीक है। देखिए, रिकार्डो ने जब ये थ्योरी दी थी, आप मान लीजिए ड्यूरिंग नेपोलियन वॉर, इट वाज अराउंड 1805 टू 15, अराउंड दैट, ठीक है। तो इसी में ये ड्यूरिंग नेपोलियन वॉर ये फ्रांस में चल रहा था। नेपोलियन एक वहाँ का वॉरियर था। तो उसी दौरान जो है रिकार्डियन ही वाज ए इंग्लिश इकोनॉमिस्ट, ठीक है। तो रिकार्डो जो था, डेविड रिकार्डो, तो ये एक इंग्लिश इकोनॉमिस्ट था जिसने इस थ्योरी को डेवलप किया, ठीक है। अब इस थ्योरी को डेवलप करने के पीछे का मकसद क्या था, ये थ्योरी क्यों आई? देखिए, दो चीज़ें थी। सबसे पहले क्या हो रहा था कि कॉर्न कॉर्न जो क्रॉप है और जो लैंड है, ठीक है, जिस पे कॉर्न कल्टीवेट होता था, ठीक है। दो चीज़ें आप यहाँ पे समझ लेंगे, पहले तो कॉर्न और दूसरा लैंड, ठीक है। लैंड और कॉर्न दोनों के प्राइसेस राइज कर रहे थे, कॉर्न के प्राइसेस भी राइज कर रहे थे और लैंड के प्राइसेस भी राइज कर रहे थे। तो डेविड रिकार्डो को प्रॉब्लम जो उसने जिसका उसने सोल्यूशन देना चाहा वो ये था कि क्या कॉर्न की वजह से लैंड का प्राइस राइज कर रहा है या लैंड की वजह से कॉर्न का प्राइस राइज कर रहा है, ठीक है। मतलब अगर क्या कॉर्न लैंड के प्राइसेस बढ़ा रहा है या लैंड कॉर्न के प्राइसेस बढ़ा रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को उसने एनालाइज किया। जब ये हो रहा था, दोनों प्राइसेस बढ़ रहे थे, तो इसको उसने एनालाइज करने की कोशिश की, ठीक है। तो ये थी पहले प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम ये थी ड्यूरिंग नेपोलियन वॉर, कॉर्न और लैंड, ठीक है, दोनों के प्राइसेस बढ़ रहे थे। तो डेविड रिकार्डो ने ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की कि किसकी वजह से किसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। या तो कॉर्न की वजह से लैंड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं या फिर लैंड की वजह से कॉर्न के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं, देखिए, आज मैं आपको कुछ इस थ्योरी में डिटेल में जाने से पहले, देखिए, इस थ्योरी को थोड़ा समझना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल थ्योरी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी लेंथी है। तो इसलिए मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा, जिस एग्जांपल से फिर आपको ये इजीली समझ आएगा, ठीक है। और उसके बाद हम चलेंगे फिर एजम्पशंस बाकी पे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यहाँ पे आप कुछ चीज़ें समझ लीजिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीज़ें जो डेविड रिकार्डो ने इस थ्योरी में कही वो ये था कि देखिए, अगर ये कोई बड़ा पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, तो उसने एज्यूम किया कि इस पे खाली कॉर्न ग्रो हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट था कि उसने एज्यूम किया कि खाली कॉर्न ग्रो हो रहा है। और उसने साथ ही ये भी एज्यूम किया कि इस लैंड की जो सप्लाई है वो इनइलास्टिक है, ठीक है। सप्लाई ऑफ लैंड इज इनइलास्टिक, ठीक है। तो इनइलास्टिक का मतलब क्या है कि जो सप्लाई ऑफ लैंड है वो फिक्स्ड है, वो परमानेंट है, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि देखिए, हम सप्लाई अगर हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी सप्लाई कम ज़्यादा हो सकती है, वो मार्केट फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकती है, जैसा कि मैंने आपको लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ाया था। लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर को देखें या ये ज़मीन देखें, ऑयल देखें, बाकी देखें, ये हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में भी मैंने आपको बोला था कि लैंड जो है वो फिक्स्ड रहती है, वो परमानेंट है, ठीक है, ये चेंज नहीं होती। तो लैंड जो है इसकी सप्लाई जो है फिक्स्ड रहेगी, ठीक है। यहाँ आप ऐसे इसको देख सकते हो, ठीक है। तो मोर इसने कहा कि मतलब लैंड जो है परफेक्टली इनइलास्टिक है, ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक। तो अगर ये क्वेश्चन आए, मे बी कुछ एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू डेविड रिकार्डो लैंड इज इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। तो परफेक्टली इन इलास्टिक इन सप्लाई उसने इसको माना लैंड को, ठीक है। तो लैंड को फिक्स्ड माना, ठीक है। और क्या माना, देखिए, तीन चीज़ें हमने पढ़ी। एक तो ये कोई पीस ऑफ लैंड है, अब जितना है जितना है एब्सोल्यूट सेंस में हम मान रहे हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट सेंस मतलब हम पूरे वर्ल्ड की मतलब पूरी सोसाइटी को ले रहे हैं और उसकी ज़मीन देख रहे हैं, वो तो फिक्स्ड होगी, चेंज तो नहीं होगी ना। हम ज़मीन को थोड़ी बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, जितनी है उतनी है। तो एब्सोल्यूट सेंस में लैंड को उसने एज्यूम किया एज फिक्स्ड, ठीक है। और क्या किया कि जो इस लैंड में है उसने बोला कि खाली उसने एज्यूम किया कि खाली एक क्रॉप ग्रो हो रहा है, दैट इज कॉर्न, ठीक है। तो खाली कॉर्न ग्रो हो रहा है। और तीसरी चीज उसने कहा कि जब इस लैंड को हम कल्टीवेट करेंगे, जब इस लैंड पे खेती करेंगे, हम करेंगे इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कल्टीवेशन। मतलब
सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम इसको कल्टीवेट करेंगे। इसका मतलब है कि सबसे पहले जो कल्टीवेट होगा वो जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी जिसकी होगी, ठीक है। तो उसके बाद जो है, उसके बाद जो पहले जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होगा, फिर नेक्स्ट फर्टाइल, फिर तीसरा, फिर चौथा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई लैंड लीजिए, ठीक है, ये मान लीजिए और इसके 4 हिस्से कर दीजिए, तो जो पार्ट सबसे ज़्यादा फर्टाइल होगा तो वो पहले कल्टीवेट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे नंबर 1, ठीक है, ये मान लीजिए सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, तो सबसे पहले ये कल्टीवेट होगी, ठीक है, ये पहला पोर्शन कल्टीवेट होगा। उसके बाद इसकी फर्टिलिटी मान लीजिए तो दूसरा ये कल्टीवेट होगा। इसी तरह जब 1 पूरा कंप्लीट होगा, 2 कंप्लीट होगा, उसके बाद वो तीसरी कल्टीवेट करेगा, ठीक है। उसके बाद वो फार्मर चौथा पोर्शन जो है वो कल्टीवेट करेगा, ठीक है। तो उसने बोला कि सबसे जो फर्टिलिटी का ग्रेडियंट है उसी अलोंग हम लैंड को कल्टीवेट करते हैं, और एक ही क्रॉप माना, और ये भी माना कि जो लैंड है ये फिक्स्ड इन सप्लाई है, ठीक है, मतलब इसकी जो सप्लाई है वो इनइलास्टिक है, ठीक है। इनइलास्टिक क्यों है? क्योंकि इसकी सप्लाई जो है हम ना ही हम घटा सकते हैं और ना ही बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अब इस थ्योरी को, अब और एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे। देखिए, उसने एक चीज़ मैंने आपको बोला था पिछली बार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, लैंड से हमें क्या मिलता है? रेंट मिलता है, ठीक है। लैंड से हमें प्रोड्यूस होता है रेंट, मतलब लैंड से जो मतलब हमें अर्निंग होती है उसको हम इन द फॉर्म ऑफ रेंट मान लेते हैं, ठीक है, जो वहाँ से अर्निंग आएगी। तो अब तो उसने देखिए, अब उसने माना लैंड जो है वो फिक्स्ड इन सप्लाई है और इनइलास्टिक है, ठीक है, और दूसरी बात खाली कॉर्न ग्रो हो रहा है। तो ये जो रेंट है, उसने बोला कि ये हमेशा सरप्लस होगा, प्रोड्यूसर सरप्लस होगा। तो उसका मतलब क्या है? देखिए, प्रोड्यूसर सरप्लस का मतलब है जो रेंट मिलेगा, जो भी रेंट लैंड से हमें मिलेगा, ठीक है, इस रेंट के लिए हमें कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी, मतलब कोई पहले कुछ यहाँ से इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी ताकि ये रेंट हमें मिल जाए। तो ये रेंट सरप्लस रेंट है, ठीक है, जो हमें मिलेगा जब भी हम किसी जगह कल्टीवेशन करेंगे, तो जो भी वहाँ से फिर रेंट अराइज कैसे होता है, आई विल टेल यू दिस, अभी मैं इस पे आऊँगा। तो रेंट जो भी मिलेगा लैंड से, ठीक है, आप मान लीजिए मिडल ईस्ट की बात कर लीजिए, ठीक है, मिडल ईस्ट की। तो मिडल ईस्ट में क्या होता है? मिडल ईस्ट जैसे सऊदी अरबिया, यूएई, ईरान एटसेट्रा, इनकी बात अगर करोगे तो ऑयल वहाँ पे ज़्यादा निकलता है, ठीक है, ऑयल, ठीक है। तो अब आप मान लीजिए किसी की कोई ज़मीन थी और उससे उसको ऑयल मिला, तो अब तो ऑयल उसके पास है, मे बी उसने वो कोई काम ही नहीं कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन जो भी ये ऑयल बेच के वो कमा लेगा, तो ऑयल क्लासिफाई एज लैंड होगी इन द इकोनॉमिक्स। ये मैंने आपको बोला था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो क्लासिफाई एज लैंड होते हैं इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ऑयल क्या होगा? एज लैंड क्लासिफाई होगा। तो जो ऑयल से, सपोज मैंने आपको एग्जांपल दे दी, कोई भी मिडिल ईस्ट में कोई आदमी था, उसने उसकी ज़मीन से ऑयल निकला तो उसने वो बेचा, तो जो उससे उसको मिलेगा रेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये तो मान लीजिए ऐसे ही गिफ्ट था ना, ठीक है, ऐसे ही तो ऐसे ही आप मान लीजिए, तो जो भी वहां से हुआ तो दैट वाज सरप्लस, ठीक है। तो सरप्लस अर्निंग होती है। तो उसने भी, डेविड रिकार्डो ने ये एज्यूम किया कि लैंड से जो हमें मिलता है, जो रेंट लैंड से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, रेंट, लैंड गिव्स अस रेंट, तो रेंट क्या है? प्रोड्यूसर्स सरप्लस, ठीक है, प्रोड्यूसर सरप्लस, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो रेंट क्या है? इट इज़ सरप्लस अर्निंग, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको ऑयल की एग्जांपल दे दी, तो इससे आप समझ सकते हो कि सरप्लस अर्निंग का मतलब क्या है। मतलब यहाँ से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी, यहाँ से कुछ पहले इन्वेस्ट नहीं करना है कैपिटल की, फिर हमें रेंट मिलेगा। तो रेंट जो मिलेगा, जो भी मिलेगा कल्टीवेशन से, तो वो सरप्लस अर्निंग होगी, ठीक है, प्रोड्यूसर के लिए, या जो भी उसको कमा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, बाकी चीज़ों पे जाने से पहले कुछ एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा ताकि ये थ्योरी जो है आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। देखिए, आप अब एग्जांपल ले लीजिए कोई भी इमेजिनरी आइलैंड, ठीक है, यही एग्जांपल डेविड रिकार्डो ने दी थी जो जब उसने इस थ्योरी को डिस्कस किया था। तो आप कोई भी इमेजिनरी आइलैंड की एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। ये इमेजिनरी आइलैंड को मान लीजिए आप, इसका कोई मालिक है, ठीक है, इसका कोई ओनर है, ठीक है, ये मान लीजिए इसका ओनर है, ठीक है। तो अब जब ये इमेजिनरी आइलैंड हमने डिस्कस किया, जब हमने इसको माना, तो
इस मालिक को इसके लिए कोई पैसा तो नहीं देना पड़ा, तो ऐसे ही खाली आइलैंड था, वो गया और वहाँ पे इसको ओन कर लिया, ठीक है, तो कोई पैसा नहीं देना पड़ा। तो अब जो भी, अब क्या हुआ, अब आप मान लीजिए कोई सेटलर्स आ गई, धीरे धीरे क्या हुआ कि सेटलर्स आने लगेंगे, ठीक है, सेटलर्स आने लगेंगे इस लैंड पे, ठीक है। तो देखिए, अब इस लैंड को आप मान लीजिए इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलिटी ग्रेडियंट, ठीक है, फर्टिलिटी, ये मान लीजिए ये 1 सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, 2 उससे कम फर्टाइल है, 3 उससे कम, और लास्ट में मान लीजिए 4। ऐसे ही आप इसके कहीं हिस्से कर लीजिए, तो ऐसे ही 4 हिस्से हैं इसकी। तो जब सेटलर्स आएंगे, ठीक है, तो ये जो मालिक है पहले ये क्या करेगा, देखिए पहले ही ये उनसे रेंट चार्ज नहीं करेगा, ठीक है। क्यों नहीं करेगा, देखिए, क्योंकि देखिए जब वो सेटलर्स आएंगे, वो इस फर्टिलिटी लैंड पे, आप मान लीजिए यहाँ सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड है, तो उन्होंने वहाँ कल्टीवेशन शुरू की, मान लीजिए कॉर्न की कल्टीवेशन शुरू की, ठीक है, ऐसे ही कल्टीवेशन करते गए, ठीक है। तो जब कल्टीवेशन हो रही है, ठीक है, तो उससे ओनर को कम से कम ये तो पता है कि ओनर को ये भी पता था कि हाँ मुझे भी इसमें लेबर लगाना था, मुझे भी इसमें काम करना था, तो चलो अब कोई कुछ कर ही रहा है तो करने दो, ठीक है, कल्टीवेशन हो रही है, मे बी उसको भी थोड़ा सा प्रोड्यूस कुछ मिले, ठीक है। सो ये मान लीजिए आप, तो यहाँ पे कोई रेंट उनसे चार्ज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसी, अब मान लीजिए कोई भी लैंड किसी भी ऐसी बयाबान इलाके में है, किसी दूर इलाके में है, तो अगर उसमें कुछ कल्टीवेशन होती है तो जो भी उसका ओनर है ही विल बी हैप्पी कि चलो ठीक है कुछ कल्टीवेशन तो हो रही है, ठीक है। या ऐसे ही आप मान लीजिए अब ऐसे ही सेटलर्स आते गए, ठीक है। तो अब क्या होगा विद टाइम, ये पोर्शन जो है ये एग्जॉस्ट होगा ना, क्योंकि लैंड तो फिक्स्ड इन सप्लाई मानी हमने, इनइलास्टिक इन सप्लाई मानी अकॉर्डिंग टू डेविड रिकार्डो, ठीक है। तो ये लैंड जो है पूरी ऑक्यूपाई हो जाएगी बाय द सेटलर्स, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो सेटलर्स है, जब यहाँ पे ये लैंड अब बनेगा सिक्योर्स लैंड, ठीक है, ये लैंड बनेगा पहला जो है, ये अब बनेगा सिक्योर्स लैंड, ठीक है। तो ध्यान रखना मेरी तरफ, पहला लैंड जब एग्जॉस्ट होगा ये बनेगा सिक्योर्स लैंड, ठीक है। और उसके बाद जो लैंड दूसरा वाला है, अब इस पे सेटलर्स जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, देखिए अब वहां पे तो पूरा लैंड एग्जॉस्ट हुआ, लेकिन इस लैंड की अब डिमांड बढ़ जाएगी। अब तक कोई डिमांड नहीं थी, जब सेटलर्स आ रहे थे पूरा खाली पड़ा था तो काम कर रहे थे, लेकिन जब ये पीस ऑफ लैंड एग्जॉस्ट होगा, तो दूसरे पीस ऑफ लैंड पे हमें सेटलर्स मूव करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन तब क्या होगा, देखिए ये जो पहला पीस ऑफ लैंड है, अब इस पे रेंट चार्ज होगा, क्योंकि अब वो सिक्योर्स बन गई है, अब वो लैंड सिक्योर्स बन गई, ओके। अब वो लैंड सिक्योर्स बन गई, तो अब उसके लिए वो जो ओनर है वो उसके लिए रेंट चार्ज करना शुरू करेगा, क्योंकि उसकी अब डिमांड बढ़ गई, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग चाहेंगे कि वो वहाँ जाए। तो ये भी कर सकता है कि हाँ अगर मुझे कुछ तो, अगर कोई अर्निंग हो रही है अब इस लैंड से, ठीक है, अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा था, खाली पड़ा था तो दे रहा था, लेकिन जब ये एग्जॉस्ट होगा तो ये इनसे रेंट चार्ज करेगा, क्योंकि यहाँ के जो नीचे वाले हैं ये चाहेंगे कि ये ऊपर वाला ज़्यादा फर्टिलिटी वाला कल्टिवेट करे, ठीक है। तो जो ये नीचे वाला लैंड है ये बन जाएगा अब मार्जिनल लैंड, ठीक है, मार्जिनल लैंड, इसको बोलते हैं मार्जिनल लैंड या नो रेंट लैंड, ठीक है, या नो रेंट लैंड, ठीक है। तो देखिए फिर से यहाँ पे ये 4 मैंने माने 1 2 3 एंड 4, पहले ये ऑक्यूपाई हो गया, सेटलर्स ने ये ऑक्यूपाई किया, तो ये एग्जॉस्ट हुआ, तो इस पे अब रेंट लगेगा। क्यों रेंट लगेगा, क्योंकि जब इसकी डिमांड बढ़ने लगेगी, जब सिक्योर्स हो जाएगा तो नीचे वाले इसको डिमांड करेंगे, तो इसके लिए जो है ये जो ओनर है ये रेंट चार्ज करेगा, और ये बन जाएगा मार्जिनल लैंड, ठीक है। नीचे वाला जो है जिसपे उस पर अभी कोई रेंट चार्ज नहीं होगा, तो ये बन जाएगा मार्जिनल लैंड ML, ठीक है। तो उसके बाद जो हम देखेंगे, जो फिर हमारा ये हाँ मार्जिनल लैंड को हम दूसरा भी कह सकते हैं नो रेंटल लैंड, ठीक है, नो रेंटल लैंड, ओके। तो इसी तरह जो तीसरा है, अब इस पे तो अभी कोई कल्टीवेशन नहीं हो रही है, तो धीरे धीरे ये भी एग्जॉस्ट होगा, कौन सा, दूसरा वाला। तो तीसरे वाले पे क्या होगा, अब तीसरे वाले पे वो मार्जिनल लैंड बनेगा, और ये बनेगा
ये बनेगा रेंट लैंड, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रेंट जो होगी वो पहले प्लॉट पे मिलेगी फार्मर को। मतलब देखिए, अगर पहला वाला अब एग्जॉस्ट हुआ तो उस पर रेंट मिलना शुरू होगा, लेकिन जब दूसरा वाला भी एग्जॉस्ट हुआ, लेकिन रेंट जो है पहले वाले पे ज़्यादा मिलेगा, ओनर को, रेंट ओनर को मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि अब तो ये प्रोड्यूसर्स, देखिए अब तो है ना ये सरप्लस अर्निंग, क्योंकि देखिए एक तो कल्टिवेशन भी हो गई, यहाँ से उसको कोई कॉस्ट नहीं लगाना पड़ा उस ओनर को, तो जो उससे रेंट उसको मिला, जो फिर दूसरे वाले से भी रेंट मिलना शुरू करेगा जब तीसरा मार्जिनल लैंड बनेगा। तीसरा मार्जिनल मतलब जब ये पूरा ऑक्यूपाई हो जाएगा तो तब हम तीसरी की ओर जाएंगे, ठीक है। तो ये देख लीजिए 1 2 3 एंड 4, ओके। तो ये है, तो सबसे ज़्यादा ये पहले सिक्योर्स, ये इसका मतलब ये 1 2 3 4 में इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग फर्टिलिटी लिख रहा हूँ। मतलब पहला सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा और उसके बाद चौथा फर्टाइल है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सेटलर्स कहाँ जाएंगे, पहले 1 पे जाएंगे, फिर 2 पे, फिर 3 पे और फिर 4 पे। तो जब 1 पूरा ऑक्यूपाई होगा तो ये बन जाएगा रेंटल लैंड, ठीक है, और ये बन जाएगा तब मार्जिनल लैंड, ठीक है। और जब दूसरा भी ऑक्यूपाई होगा तो ये बन जाएगा रेंटल लैंड और तीसरा बन जाएगा मार्जिनल लैंड, और फिर जब तीसरा भी ऑक्यूपाई होगा चौथा बन जाएगा फिर मार्जिनल लैंड, ठीक है। तो इसको जो रेंट मिलेगा पहले वाले से, सबसे ज्यादा रेंट कहां से मिलेगा, अब जो सबसे ज्यादा फर्टाइल होगा उससे सबसे ज्यादा रेंट मिलेगा ओनर को, ठीक है। और रेंट क्या है, इट इज द सरप्लस अर्निंग, ठीक है, सरप्लस अर्निंग, तो वो मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आप याद रखोगे तो हम इन्हीं एग्जाम्पल्स की को यूज करके मैं आपको अब इस थ्योरी के थोड़े एजम्पशंस बताता हूं जो आपके लिए बिल्कुल इजी होंगे, ठीक है। तो देखिए, हाँ, थोड़ा और एक चीज आप याद रखोगे यहाँ पे, जो ये लैंड है, ये लैंड, ठीक है, तो जब ये ऑक्यूपाई होगा तो ये फिर बन जाएगा सिक्योरस लैंड, ठीक है, सिक्योरस लैंड, ठीक है। तो सिक्योरस लैंड कब बन जाएगा, जब ये पूरा ऑक्यूपाई हो जाएगा, ठीक है, जब इस पे पूरी जब ये पूरा कल्टीवेट होने लगेगा, ठीक है। तो फिर रेंट कब चार्ज होगा, जब ये पूरा ऑक्यूपाई होगा, जब दूसरे वाले पे सेटलर्स मूव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो नीचे वाले होंगे वो ऊपर चाहेंगे जाना, तो उसके लिए वो तो रेंट देना चाहेंगे, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे ही, तो ये बन गया नो रेंटल लैंड, ये मार्जिनल लैंड, एमएल मार्जिनल लैंड। तो ये फिर इसी तरह ये जब ये ऑक्यूपाई होगा तो फिर ये मार्जिनल लैंड बन जाएगा, ठीक है। नाउ सिमिलरली आप यहाँ पे अब थोड़ा और एक देख लीजिए, जो अब रेंट के बीच डिफरेंस होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए और यहाँ पे मान लीजिए मार्जिनल, ये मान लीजिए रेंटल लैंड और ये मार्जिनल लैंड, ठीक है। इनके बीच का जो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा रेंट में, ठीक है, जब ये भी ऑक्यूपाई होगा, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल रेंट, ठीक है। तो डिफरेंशियल रेंट भी आप टर्म थोड़ी याद रखोगे, तो ये रेंट का डिफरेंस होता है, ठीक है, जो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट एंड 4 पार्ट, तो इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल रेंट, ठीक है, डिफरेंशियल रेंट। तो डिफरेंशियल रेंट क्या है, जो सबसे पहले कल्टीवेट किया, जब वो एग्जॉस्ट हुआ, जब दूसरा भी एग्जॉस्ट हुआ और फिर तीसरा मार्जिनल लैंड बन गया, तो जो रेंट के बीच का डिफरेंस होगा दोनों प्लॉट्स में, तो उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल रेंट, ओके। तो अब थोड़ी इसकी एजम्पशंस पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए एजम्पशंस ऑफ दिस थ्योरी, रेंट ऑफ लैंड अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस इन फर्टिलिटी ऑफ प्लॉट्स। तो आइलैंड को याद रख लीजिए, ठीक है। तो रेंट कैसे अराइज होता है, क्योंकि जब फर्टिलिटी में डिफरेंस थी तभी रेंट अराइज हुआ, ठीक है। तो इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट रिकार्डो ने एज्यूम किया है, वो भी आप याद रखोगे। देखो क्यों किया है, देखिए सबसे पहले कौन सा कल्टीवेट हुआ, ये तो यहाँ सबसे ज्यादा प्रोडक्शन थी, लेकिन धीरे धीरे प्रोडक्शन क्या होगी, डिमिनिश होगी, ठीक है ना। क्योंकि सबसे ज्यादा फर्टाइल 1 था, उसके बाद 2 3 एंड 4, लेकिन सबसे ज्यादा पहले कल्टीवेट कौन हुआ, 1, तो उससे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, तो धीरे धीरे प्रोडक्शन क्या करेगी, डिमिनिश करेगी, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट इसमें एज्यूम किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे, लैंड इज फिक्स्ड इन सप्लाई एंड इज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, ठीक है। तो लैंड जो है उसकी उसकी सप्लाई अगर आप देखोगे, वो लैंड जो है दैट इज फिक्स्ड इन सप्लाई, ओके। लैंड इज फिक्स्ड इन सप्लाई एंड इज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, ठीक है। तो रेंट अब अराइज क्यों हुआ, देखिए रेंट यहाँ पे क्यों अराइज हुआ, ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ
स्केर्सिटी एंड डिफरेंस इन फर्टिलिटी। तो जब यहाँ पे लैंड जब स्केर्स बन गया, ठीक है, अगर लैंड स्केर्स नहीं बनता, अनलिमिटेड होता, तो कोई रेंट कभी एराइज ही नहीं होता। लेकिन फर्टिलिटी में डिफरेंस और जो लैंड का स्केर्स होना, उसने रेंट को एराइज, उसने रेंट को जन्म दिया, ठीक है। तो रेंट कैसे एराइज हुई लैंड पे, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ आई होंगी इसकी मेजर एजम्पशंस जो मैंने आपको सिखाई है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब देखिए अब जो प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि क्या कॉर्न की वजह से लैंड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, या लैंड के प्राइसेस बढ़ने से कॉर्न के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन उसने देखा कि लैंड तो फिक्स्ड इन सप्लाई है, उसको इनइलास्टिक इन सप्लाई माना। तो इनइलास्टिक सप्लाई मानने से ये क्या इसका मतलब है कि लैंड अगर इनइलास्टिक इन सप्लाई था, ठीक है, लैंड अगर इनइलास्टिक इन सप्लाई था, तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर मैं ये कर्व बनाता हूँ, ये मेरी सप्लाई कर्व और ये डिमांड कर्व, ठीक है। तो इसका देखिए, अगर ये सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज होती, इस सप्लाई को मैं मान रहा हूँ इंक्रीज हो रही है, तो जो प्राइसेस है मार्केट में कम होंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये सप्लाई अब ये मान लीजिए सप्लाई यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, ठीक है, क्योंकि देखिए राइटवर्ड शिफ्ट जब सप्लाई को करेगी तो प्राइसेस इंक्रीज होंगे, लेकिन जब लेफ्टवर्ड शिफ्ट सप्लाई करेगी तो प्राइसेस डिक्रीज होंगे, प्राइसेस इंक्रीज होंगे, ठीक है, मतलब सप्लाई कम हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रख लीजिए, देखिए अगर हम इलास्टिक सप्लाई और इलास्टिक डिमांड की बात करें, यहाँ पे मतलब देखिए जनरल मार्केट कंडीशंस में आप कोई भी ऐसी चीज़ मान लीजिए जिसकी सप्लाई ह्यूमन्स तक है, जो हम मतलब किसी फर्म में प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी सप्लाई को ये पॉजिटिवली स्लोपिंग और ये डिमांड को, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा था, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट डिटरमिन करता है मार्केट प्राइसेस। लेकिन अगर अब सप्लाई ज़्यादा होगी, सप्लाई ज़्यादा मतलब का सप्लाई राइट वर्ड शिफ्ट करेगी, सप्लाई यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा एक सेकेंड देखिए, यहाँ पे मान लीजिए ये एक्स वाई प्लेन हमारा, और ये हमारी सप्लाई कर्व और ये डिमांड कर्व। तो यहाँ पे जो सप्लाई है, डिमांड भी है, दोनों इलास्टिक है, मतलब दोनों चेंज इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है। लेकिन अगर सप्लाई इंक्रीज होगी तो सप्लाई में मान रहा हूँ, अगर इंक्रीज होगी तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा, तो सप्लाई यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है। तो सप्लाई यहाँ तक आ गई, इक्विलिब्रियम पॉइंट ने यहाँ शिफ्ट किया, तो सप्लाई इंक्रीज होने से जो मार्केट प्राइसेस है वो डिक्रीज होंगे, ठीक है। जब इंक्रीज इन सप्लाई होगा, जब सप्लाई ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए राइस की ज़्यादा सप्लाई हो गई मार्केट में, ठीक है, तो अब जो फार्मर्स के पास पड़ा रहेगा तो वो कम प्राइस पे भी उसको बेचना चाहेंगे, तो प्राइसेस कम होती है, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे आ गए। लेकिन अगर अब सप्लाई कम होगी, यहाँ पे मान लीजिए ये जो मैं डॉटेड लाइन पीछे से बना रहा हूँ लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, तो यहाँ पे सप्लाई आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्राइसेस है राइज कर गई है, ठीक है। लेकिन लैंड में तो ऐसा नहीं है। देखिए लैंड, अगर लैंड को मैं अगर ऐसे मानूँ तो लैंड मैं अगर मैं इसको शिफ्ट करूँ तो मैं मान रहा हूँ कि लैंड ज़्यादा हो रही है या लैंड कम हो रही है, मतलब लैंड को मैं बढ़ा भी सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा तो थ्योरी में एज्यूम ही नहीं हुआ। थ्योरी में ये एज्यूम हुआ कि जो लैंड की सप्लाई है वो इनइलास्टिक है, वो परफेक्टली इनइलास्टिक है इन सप्लाई। तो उसका मतलब है लैंड ना ही इंक्रीज हो सकती है और ना ही डिक्रीज हो सकती है। तो उसका मतलब क्या है कि जो फिर कॉर्न के प्राइसेस है वो किस पे डिपेंड करेंगे? वो करेंगे डिपेंड अपॉन द डिमांड ऑफ कॉर्न। मार्केट में कॉर्न की डिमांड क्या है, क्योंकि देखिए यहाँ पे देख लिए इस फिगर में लैंड परफेक्टली इनइलास्टिक मानी गई है, ठीक है, एज पर द डेविड रिकार्डो, ठीक है। तो एज पर द थ्योरी इट इज परफेक्टली इनइलास्टिक। तो जो प्राइसेस डिटरमिन होंगे वो होंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड। देखिए यहाँ पे अगर डिमांड है तो प्राइसेस ये P1 मतलब कम प्राइसेस, ठीक है। और अगर डिमांड ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रही है, डिमांड बढ़ रही है कॉर्न की, तो प्राइसेस राइज होंगे, ठीक है। तो यहां पे मान लीजिए, देखिए यहां पे मान लीजिए ये पॉइंट, ठीक है, ये एफ पॉइंट और ये ई पॉइंट, ठीक है। इन दो पॉइंट्स पे अगर आप देखोगे, देखिए यहाँ पे डिमांड यहाँ पे थी, मार्केट में डिमांड यहाँ पे थी कॉर्न की, तो प्राइसेस कम थे, ठीक है, P1। तो जब डिमांड बढ़ गई कॉर्न की तो मार्केट में प्राइसेस इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो प्राइसेस इंक्रीज, लेकिन सप्लाई जो है लैंड की वो हमेशा इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक रहेगी, मतलब लैंड ना ही इंक्रीज होगी ना ही डिक्रीज होगी। और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि खाली कॉर्न ग्रो हो रहा है लैंड पे और इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फर्टिलिटी हो रहा है, ठीक है, जो कि मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो उसके बाद जो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक जो है इसमें, ये मान लीजिए आप कोई पीस ऑफ लैंड A B C and D, ठीक है। आप मान लीजिए जो भी इससे हमें प्रोडक्शन हो रही है, कॉर्न की प्रोडक्शन, इससे मान लीजिए 200 कुछ केजी आ रहा है, इसे 150 केजी, 100 केजी या
kg, या आप इसको रुपीज़ में भी रख सकते हैं, इसे 200 रुपये मिल गया, इसे 150, इससे 100, इसे 50 रुपये, ठीक है। तो जो कॉस्ट फॉर कल्टीवेशन लगेगी कल्टीवेटर को, जो उसको कल्टीवेट करेंगे सेटलर्स, उनको तो मतलब सीड्स चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही कॉर्न लैंड को कुछ उनको ये टिलरिंग विलरिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये मत कहना कि अब सर आपने तो बोला था कि मतलब लैंड पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, लेकिन ओनर को इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ओनर को जो मिलेगा रेंट मिलेगा और वो सरप्लस होगा। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कॉस्ट लग रही है, ये कल्टीवेटर को लग रही है। जो मतलब सेटलर्स उस पर गए, उनको तो कल्टीवेशन करनी है, उनको तो कॉस्ट लगेगी, ठीक है। तो ये कॉस्ट इन कल्टीवेटर्स को लग रही है, लेकिन ओनर को नहीं लग रही है, ठीक है। उसके लिए जो भी रेंट आ रहा है वो सरप्लस अर्निंग है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे मान लीजिए हर किसी पीस ऑफ लैंड पे 100 का कॉस्ट लग रहा है, ठीक है। तो 100 का कॉस्ट हर किसी पीस ऑफ लैंड पे लग रहा है। तो यहाँ से देखिए प्रोडक्ट वैल्यू 200, 150, 100 एंड 50, ठीक है। तो जो रेंट मिलेगा, देखिए रेंट क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से 200 और 100 लगा, तो रेंट कितना आया 100, ठीक है। इसी तरह 150 एंड 100 बीच का डिफरेंस कितना है 50 रेंट। तो यहाँ पे कोई रेंट नहीं लगेगा, 100 और 100 मतलब जितनी कॉस्ट लगी उतना ही प्रोडक्ट वैल्यू भी आएगा, तो रेंट कुछ नहीं मिलेगा ओनर को, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे नीचे अगर इसको कल्टीवेट करेगा तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा है देन द प्रोड्यूस, तो उसकी जो रेंट है नेगेटिव में चली जाएगी। तो ऊपर के जो है ये जो जिसमें रेंट आया, इसको हम इंट्रा मार्जिनल कहते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड 150, तो ये है इंट्रा मार्जिनल, ठीक है। इंट्रा मार्जिनल, ठीक है, इंट्रा मार्जिनल रेंट, ठीक है, या इंट्रा मार्जिनल इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो मार्जिनल लैंड भी मैंने आपको समझाया, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा मार्जिनल लैंड क्या है, या जो ऑर्डर ऑफ कल्टीवेशन कैसे होता है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट जो एजम्पशन थी डेविड रिकार्डो की, वो ये थी कि मतलब लैंड जो है इसका जो पावर है फर्टिलिटी, इट हैज़ इंडेस्ट्रक्टिबल पावर। इंडेस्ट्रक्टिबल पावर का मतलब है जितना ये प्रोड्यूस करेगी, जो लैंड की फर्टिलिटी होगी ये हमेशा उतना ही प्रोड्यूस करेगी, मतलब कॉर्न जितना है ये हमेशा उतना ही देगी, ठीक है। मतलब अगर फर्स्ट सबसे ज़्यादा फर्टाइल है तो ये हमेशा ज़्यादा फर्टाइल रहेगा, सेकंड कम रहेगा, थर्ड कम एंड फोर्थ कम। तो इसकी लिमिटेशंस भी हम अभी देख लेंगे, कितनी लिमिटेशंस भी है इसमें, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, ये फिगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए, देखिए यहाँ पे रिटर्न इन क्विंटल्स, ठीक है। यहाँ पे 35 क्विंटल किसी भी कॉर्न के ही मान लीजिए, 35 क्विंटल्स, 30, 25 एंड 20, ठीक है। तो यहाँ जो देखिए ये जो ऊपर वाला शेडेड रीजन है, तो इसका मतलब है रेंट, ठीक है। तो ये रेंट का मतलब है, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए कोई रेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एरिया ओ वाई इसको आप मान लीजिए कुछ भी OYXA, ठीक है, OYXA, ठीक है। ये जो पूरा एरिया है, ये जो नीचे वाला एरिया है O से A तक, ये इसका कल्टीवेशन है, ठीक है। और ऊपर से यहाँ से जो उसको लग रही है वो कॉस्ट है। देखिए एक सेकेंड, यहाँ से जो निकल रहा है आउटपुट निकल रहा है, और यहाँ से हम कॉस्ट दिखा रहे हैं, ठीक है। तो कॉस्ट देखिए, कॉस्ट अगर यहाँ तक जा रही है, लेकिन हाँ उस कॉस्ट में इतना जो है वो रेंट है, ठीक है, वो उसको एज रेंट देना पड़ेगा, ठीक है। इतना मतलब इतना रेंट जनरेट हुआ, या जो उसको रेवेन्यू उससे जनरेट हुआ वो ज़्यादा हुआ, तो उसमें से इतना शेडेड रीजन रेंट देना पड़ेगा। तो ये कॉस्ट उसको कितना है और यहाँ से आउटपुट कितना निकला, ठीक है। ये आउटपुट और ये कॉस्ट, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे इतना आउटपुट निकला 30 क्विंटल्स, लेकिन जो इतना था ये कॉस्ट था, और उसमें जो इतना ये शेडेड रीजन था ये रेंट था, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ तक उसकी कॉस्ट लगी, ठीक है, और जो उससे ऊपर का जो था ये कॉस्ट एज, यहाँ तक तो टोटल कॉस्ट लगी, लेकिन उसमें से जो शेडेड रीजन था ये रेंट था, ये एज रेंट जनरेट हुआ, ठीक है। तो रेंट आप ऊपर वाले टेबल से भी फिर देख सकते हो कि रेंट क्या होता है, जो प्रोड्यूस आया और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके बीच का डिफरेंस जो आया, तो वो रेंट होगा। रेंट कब एराइज होता है, तो इस पीस ऑफ आइलैंड को याद रख लीजिए, 4 कॉलम्स या 5 बना दीजिए, 1, 2, 3 एंड 4। तो सबसे पहले ये कल्टिवेट होगी, और जब ये पूरी सिक्योर्स बन जाएगी तो इससे रेंट एराइज होगा, तो उसके बाद ये मार्जिनल लैंड बनेगी, इस पर कोई रेंट नहीं होगा। जब ये भी एग्जॉस्ट होगी इस पर भी रेंट चार्ज होगा, तो इस पे भी रेंट था और इस पे भी रेंट था। तो ये जो रेंट के बीच का डिफरेंस देखिए, ए पे कितना रेंट आया 100 का, दूसरे पे 50 का, ठीक है, जब ये पूरा ऑक्यूपाई हुआ। तो दूसरे पे जब 50 का, ये मार्जिनल लैंड, ठीक है, मार्जिनल लैंड, इस पे देखिए कोई रेंट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जो ये है 150, तो ये रेंट इसको हम डिफरेंशियल रेंट भी कहते हैं, ठीक है, डिफरेंशियल रेंट भी कहते हैं, जो इनके बीच का डिफरेंस है। तो सबसे ज़्यादा रेंट किसको मिली, जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल था, उसके बाद जो सबसे कम फर्टाइल था, ठीक है, उसके बाद मार्जिनल लैंड पे कोई रेंट नहीं मिला, और डी पे
कुछ कुछ नहीं मिलेगा, नेगेटिव में आएगा, ठीक है, तो वो कल्टिवेट ही नहीं होगा। ओके, सो ये था अबाउट द रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। तो अब उसके बाद इसमें थोड़ी हम इन कर्व्स को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये कर्व्स, देखिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए ये मतलब उतनी तो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए ये कर्व्स, इनको समझना, लेकिन थोड़ा हम इनको देख लेते हैं ताकि मतलब मे बी इसमें भी क्वेश्चन दे सकते हैं, लेकिन ये जो है ज़्यादा हाई लेवल की कर्व्स है, ठीक है, तो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि जेके एसएसबी इनमें से क्वेश्चन डाले। ओके, नाउ यहाँ पे देख लीजिए, जो मैंने आपको बोला, यहाँ से प्राइस और यहाँ से आउटपुट, ठीक है, कितना कॉर्न का आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे Q1 और यहाँ पे प्राइसेस ये थे, ठीक है, प्राइसेस और ये, ठीक है। देखिए यहाँ से मैं प्राइस देख रहा हूँ, यहाँ से मैं एवरेज कॉस्ट देख रहा हूँ और मार्जिनल कॉस्ट देख रहा हूँ, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट जो है, इसमें आप देख लीजिए, जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्यों पहले बिलो रहेगी, मार्जिनल कॉस्ट जो है कम। मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का मतलब है, एवरेज कॉस्ट है पर यूनिट ऑफ आउटपुट जो निकला, हमें कॉर्न जो निकला पर यूनिट ऑफ आउटपुट, उसकी कॉस्ट क्या आई। तो मार्जिनल कॉस्ट है डिफरेंस इन द कॉस्ट, तो डिफरेंस जो था कॉस्ट में, तो जैसे मैंने मार्जिनल प्रोडक्ट या एवरेज प्रोडक्ट में मैंने आपको बोला था वो, तो यहाँ पे उतना तो उसका नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए ये जो है दूसरी वाली कर्व, ये अगर ये कर्व है, ये खाली स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो इसका मतलब है कोई रेंट चार्ज नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो ये P1 और P2 के बीच का डिफरेंस है, तो P1 और P2 के बीच का देखिए उसका जो जो प्राइस था, जो प्राइसेस हम यहाँ पे देखिए, ये मार्केट प्राइसेस है ऑफ द कॉर्न, ठीक है। तो यहाँ आप मान सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक सेकेंड, प्राइसेस ऑफ द कॉर्न, ठीक है। तो उसको तो कुछ ना कुछ कॉस्ट लगेगी, ठीक है, लेकिन अगर वो इस प्राइस पे, मान लीजिए यहाँ पे उसकी एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट थी, तो वो किस प्राइस पे सेल करेगा, हमेशा ज़्यादा ही चाहेगा देन द जो उसको एवरेज या मार्जिनल कॉस्ट लगी थी, ठीक है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे जो ये वाला एरिया है जो मैं शेड कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये एज रेंट चार्ज होगा, ठीक है, दिस ये पोर्शन एज रेंट देना पड़ेगा प्रोड्यूसर को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब है यहाँ पे कोई भी जो ये रेंट है वो चार्ज नहीं होगा, ठीक है, रेंट चार्ज नहीं होगा, ठीक है, उसके प्रोड्यूस पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, देखिए P1 एच एंड P2, ठीक है, P1 और P2 के बीच का जो ये डिफरेंस है, ठीक है, ये वाला, ये एज रेंट चार्ज होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो कॉस्ट उसको लगेगी वो मे बी यहाँ P1 पे सेल करता, लेकिन वो करेगा सेल P2 पे। क्यों P2 पे क्यों सेल करेगा, क्योंकि उसको रेंट देना पड़ रहा है, क्योंकि ये रेंटल लैंड है, ठीक है, रेंटल लैंड है, राइट। तो रेंटल लैंड है, तो इसीलिए वो P1 से P2 हायर जाएगा, ठीक है। और जो एरिया P1 पे पहले अगर रेंट नहीं होता, तो P2 पे जा रहा है जब रेंट आया, तो ये बीच का डिफरेंस जो है, जो एरिया इनक्लोज होगा P1 और P2 के बीच का, तो ये रेंट है, ये एज रेंट चार्ज होगा। और एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट क्या है, ये दिखा रहा है कि कॉस्ट कितनी लग रही है उसको उस कल्टिवेट करने में। तो मार्जिनल कॉस्ट विद, मतलब मार्जिनल कॉस्ट आप मान लीजिए, ये अगर 1 2 एंड 3 एंड 4 है, मार्जिनल कॉस्ट जब यहाँ से यहाँ गया, मतलब एक यूनिट से दूसरे यूनिट पे गया, तो कॉस्ट में चेंज कितना आया, बीच का चेंज कितना आया। तो एवरेज कॉस्ट जब इसको कल्टीवेट किया, तो पर यूनिट जो हमें कॉस्ट आया वो क्या आया, ठीक है। तो इतना तो वैसे कॉस्ट आपकी सिलेबस में नहीं है, लेकिन हाँ इतना आप यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट अब बन रहा है कि मे बी अगर ऐसा कुछ कर्व दे दे, तो बीच का एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है रेंट, ठीक है। क्योंकि वो देखिए P1 पे सेल करता है, लेकिन अब P2 पे हायर प्राइस पे जा रहा है, क्यों, ताकि मतलब जो उसका रेंट है वो भी, क्योंकि उसको रेंट देना पड़ रहा है। यहाँ पे देख लीजिए खाली P3 पे है, स्ट्रेट लाइन जा रही है, मतलब कोई रेंट चार्ज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे ये है मार्जिनल लैंड, ठीक है, मार्जिनल लैंड। ओके, मार्जिनल लैंड मतलब नो रेंटल लैंड, जिससे कोई रेंट नहीं मिल रहा है, जो ऐसे ही पड़ा है और कल्टीवेशन उसमें पॉसिबल है, ठीक है। तो सिक्योर्स लैंड, मार्जिनल लैंड आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पे देखिए, अब उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट, दिस इज द क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म इस थ्योरी का थोड़ा सा देख लेंगे। देखिए यहाँ पे फिक्स्ड सप्लाई ऑफ लैंड, बट
हमें पता है लैंड के अल्टरनेट यूजेस होते हैं, ठीक है। तो उसने माना लैंड देखिए ऐसे है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, लेकिन हमें पता है कि लैंड जो है, लैंड का प्राइस भी तो वेरी करता है ना फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। उसने उसको एब्सोल्यूट सेंस में माना फ्रॉम द सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू कि वर्ल्ड में जितनी लैंड है उतनी है, फिक्स्ड है, कम या ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन हमें पता है लैंड के अल्टरनेट यूजेस भी है, ठीक है। कहीं पे ज़्यादा आबादी होगी तो जो लैंड है उसका डिफरेंट यूज़ हो सकता है। अगर सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड है तो उसको हम ये भी नहीं है कि उसको कॉर्न के लिए ही ग्रो करें, तो उसको हम कोई मतलब ये कॉम्प्लेक्स कुछ इंडस्ट्रियल यूनिट भी बना सकते हैं। तो लैंड के बहुत सारे अल्टरनेट यूजेस है। तो फिक्स्ड सप्लाई जो है ये अगर हम देखें रियल वर्ल्ड में अप्रोप्रिएट नहीं है। तो उसने बोला कि लैंड जो है हमेशा इन द ऑर्डर ऑफ कल्टिवेशन, इन द ऑर्डर ऑफ फर्टिलिटी कल्टिवेट होती है। ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल पहले कल्टिवेट होगी, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। लेकिन हमें पता है आज की वर्ल्ड की बात करें, देखिए प्लेन्स तो फिर सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा एल्यूवियल सॉइल्स जमा होते हैं। लेकिन हमें ये भी पता है कि प्लेन्स में इंडस्ट्रियल वर्क ज़्यादा होता है, ज़्यादा मतलब एग्रीकल्चर कन्वर्जन होता है इनटू इंडस्ट्रियल यूनिट्स। तो ये भी मतलब इसका क्रिटिसिज्म था कि ऑर्डर ऑफ फर्टिलिटी ये भी उतना होल्ड नहीं करता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ओरिजिनल एंड इंडस्ट्रियल पावर ऑफ सॉइल, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, ये मैंने आपको बोला था। देखिए ये अगर कोई लैंड है, ठीक है, तो इसने बोला कि लैंड से जो रेंट अराइज होता है तो वो उसकी मतलब जो सॉइल पावर है उससे होता है, ठीक है। मतलब सॉइल पावर जो है उसने बोला ये इंडस्ट्रक्टिबल है। सॉइल का जो जो इसमें सॉइल है वो जितना कॉर्न ग्रो हम उसमें करेंगे हमेशा उतना ही करेंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमें पता है अगर हम एक ही क्रॉप लैंड पे ग्रो करते जाएंगे तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स है अल्टीमेटली एग्जॉस्ट होंगी, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स एग्जॉस्ट होंगी। तो हमें फर्टिलाइजर फिर यूज़ करना पड़ेगा, कुछ और क्रॉप उसके साथ ग्रो करना पड़ेगा। तो ये इंडस्ट्रक्टिबल पावर नहीं है। तो सॉइल पावर भी डिस्ट्रक्टिबल है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स अल्टीमेटली एग्जॉस्ट होती है, ठीक है। उसके बाद है ओरिजिनल रेस्ट्रिक्शन ऑफ लैंड ओनली टू कॉर्न, ठीक है। तो उसके बाद उसने देखिए लैंड को उसने रेस्ट्रिक्ट किया ओनली टू, हम उसने बोला कि हम खाली कॉर्न ग्रो कर रहे हैं, बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू कि हम खाली कॉर्न ग्रो कर रहे हैं। ओके, सो आई होप कि ये थ्योरी आपको समझ आई होगी। तो ब्रीफ सा आप थोड़ा इसको हल्के से अब फिर से देख लीजिए। ये मान लीजिए कोई आइलैंड, तो इस पे 4 पीसेस 1 2 3 एंड 4। तो सबसे ज़्यादा फर्टाइल, कम फर्टाइल, उसके बाद का फर्टाइल, और मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्टाइल। तो सबसे पहले ये कल्टिवेट होगी एज पर रिकार्डोस थ्योरी ऑफ रेंट, और ये लैंड हमने फिक्स्ड मानी, ठीक है। तो रेंट इसे कब अराइज होगा, जब ये स्केर्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा तब मार्जिनल रेंट, मार्जिनल लैंड। तो जब ये भी कल्टिवेट होगा तो उसके बाद ये बन जाएगा मार्जिनल, जब ये भी कल्टिवेट होगा तो ये मार्जिनल बन जाएगा, ठीक है। तो रेंट के बीच का डिफरेंस, इससे सबसे फर्टाइल से सबसे ज़्यादा रेंट आएगा, उसके बाद कम वाले फर्टाइल से। तो जो रेंट के बीच का डिफरेंस दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल रेंट, ठीक है। डिफरेंशियल रेंट आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो उसके बाद इसकी कुछ एजम्पशन जो थी, डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, जैसे कि मतलब यहाँ पे देख लीजिए इस लैंड में, ठीक है, डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट जो एजम्पशन थी, मतलब इससे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन पहले ये कल्टिवेट होगा तो धीरे धीरे जो प्रोडक्ट है वो डिमिनिश करता जाएगा। जैसे कि लाभ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था, जो प्रोडक्शन है डिमिनिश कर दी है, ठीक है। तो वही यहाँ पे भी था, ठीक है। और उसके बाद जो क्या एजम्पशन थी, लैंड जो है फिक्स्ड इन सप्लाई है, डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट का ये ला एप्लीकेबल है। और उसके बाद दूसरी बात ये कि लैंड फिक्स्ड इन सप्लाई है, तो लैंड से जो मिलता है रेंट जो है सरप्लस अर्निंग होती है, ठीक है। तो ये इसकी एजम्पशंस है। तो उसके बाद जो कुछ क्रिटिसिज्म है, तो फिक्स्ड इन सप्लाई है, तो ऐसा हम तो आज की वर्ल्ड में देखें लैंड के अल्टरनेट यूजेस है, इंडस्ट्री के लिए यूज़ होता है, बाकी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो खाली कॉर्न के लिए यूज़ नहीं होता है। तो इंडस्ट्रक्टिबल पावर, तो वो भी हमें पता है कि लैंड जो है उसके न्यूट्रिएंट्स एग्जॉस्ट होंगे अगर ज़्यादा कल्टिवेशन करेंगे, ठीक है, या एक ही क्रॉप ग्रो करेंगे, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन ऑफ लैंड ओनली टू कॉर्न, तो ये भी ठीक नहीं था। आई होप कि ये थ्योरी आपको समझ आई होगी। तो इतनी जो है, देखिए थ्योरी जो है ये मतलब आप मान लीजिए, देखिए आपका स्टैटिक सिलेबस है, लॉज एंड थ्योरीज, इन पे आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन ये पॉसिबिलिटी है कि 90% ठीक ही होगा, ठीक है। लेकिन जो फिर कुछ डायनामिक है, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर आप वो सोशल सेक्टर वो देखोगे, तो उससे मतलब देखिए कोई ऐसी स्कीम पूछ दे जो पता नहीं होगा, लेकिन लॉज और जो ये है थ्योरीज दे आर मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसके बाद हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी बचती है, वो हम ख़त्म करेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारा होगा, तो उसके बाद फिर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो इन वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।